पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक समरी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये नोट्स को पढ़ेंगे आज हम इसकी। ठीक है, और यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक्चुअल में होती क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्शंस ना बहुत कॉर्नर स्टोन होते हैं। कॉर्नर स्टोन मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं किसमें, डेमोक्रेसी में। ये सिटीजन्स को अलाउ करता है कि कैसे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, ठीक है, एंड शेप द पॉलिसीज़। कैसे वो जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, जो भी वो नियम कानून बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनाए अपनी गवर्नमेंट का। ये जो चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये डेल्व्स इनटू मतलब किसी चीज़ में दौरोली एक स्टडी कर रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। ये चैप्टर पूरा बता रहा है कि हाँ, इलेक्शन का एक्चुअल में ज़रूरत क्या है इंडिया में। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी विद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्टोरेट। एक ऐसी डेमोक्रेसी जो सबसे लार्जेस्ट इलेक्टोरेट है। अगर कहीं भी वर्ल्ड में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं कि लार्जेस्ट वोटर्स जो है ना, तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अपने इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स हाउ इलेक्शन इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। ये कैसे दिखाता है कि इलेक्शंस जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करते हैं, और साथ ही साथ इक्वालिटी भी सुनिश्चित करते हैं। अकाउंटेबिलिटी होती है जिम्मेदारी, ट्रांसपेरेंसी होती है पारदर्शिता, मतलब कितना हम गवर्नमेंट को देख पा रहे हैं और गवर्नमेंट कितनी जिम्मेदार है अपने कामों के प्रति, हमें कितनी ज़्यादा समानता मिल रही है। वाइल प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल कंपटीशन, कि हम जो एक हमें पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिलता है, उसमें कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, कितनी ज़्यादा इक्वालिटी है। चैप्टर इस चीज़ के भी बारे में बताता है, जैसे कि प्रोसेसेस हैं, क्या चैलेंजेस, हमें क्या प्रोसेस होती है इलेक्शंस की, हमें इलेक्शन करवाते वक्त क्या चुनौतियाँ या फिर चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, किस तरीके का सुधार होना चाहिए इलेक्टोरल सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें ना हमें एक इंसाइट देता है, एक छोटा सा व्यू देता है कि कैसे ये डेमोक्रेटिक सेटअप काम करता है। इन सबको समझने के बाद ना इस चैप्टर को स्टूडेंट कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर रोल एज इन्फॉर्म्ड वोटर्स एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स खुद को अप्रिशिएट करेंगे, अभी तो नहीं, अगर आप 3-4 साल बाद आप वोट करने लायक हो जाते हैं तो आपको ना ये सिग्निफिकेंस पता होगा और आप बहुत इन्फॉर्म्ड होगे, जानकार होगे, एक जानकार वोटर होगे, और कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स क्या है, मतलब आपको एक्चुअल में पता होगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है और आपके वोटिंग राइट्स एक्चुअल में है क्या, और आप क्या क्या रोल प्ले करते हो अपनी कंट्री के लिए। तो हम पहली बात करते हैं वाई इलेक्शंस क्यों होते हैं, इंपॉर्टेंस उसका क्या है डेमोक्रेसी में। तो फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे पहले बात करें कि ये डेमोक्रेसी की नींव रखता है। कोई कहीं भी अगर कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तभी वो कंट्री हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये फाउंडेशन रखता है कि इसकी डेमोक्रेसी की, जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो सिटीजन्स को अपनी इच्छा के अनुसार गवर्नमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव चुनने का क्या है ना मौका देते हैं, या सुनिश्चित करवाते हैं कि कौन उनका गवर्नमेंट बनेगा, कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। लेजिटिमेसी ऑफ पावर की वैधता, की पावर किसके हाथ में रहेगी। तो इलेक्शंस ना एक वैधता देता है जो लोग पावर में हैं, कि कैसे वो पब्लिक की चॉइस के उस पे हैं। ठीक है, पब्लिक को भी एक पावर देता है। इलेक्शंस नहीं होंगे तो पब्लिक के पास कोई पावर नहीं होगी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, और इससे जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है ना, जो सत्ता है, बहुत ही पीसफुली एक से दूसरे के बीच में ट्रांसफॉर्म हो जाती है बिना किसी मार झगड़े लड़ाई के। सब क्या करते हैं, इसको अच्छे से पावर का ट्रांजिशन हो जाता है। जैसे पीसफुल ट्रांसफ़र होता है बहुत ही शांतिपूर्वक, अथॉरिटी, जितनी भी अथॉरिटी होती है, किसी भी तरीके का विवाद नहीं होता है, और ये स्टेबल होते हैं, मतलब मानना ही पड़ता है सारी चीज़ें जितनी भी हैं, स्टेबिलिटी अच्छी होती है। पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स का पार्टिसिपेशंस बढ़ता है पॉलिटिक्स में, जैसे कि ये पीपल को इनकरेज करता है, उत्साहित करता है कि ये डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाए। ठीक है, इंक्लूसिव क्या होता है, समावेशी बनाए। हाउ इलेक्शंस इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शंस कैसे अकाउंटेबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करते हैं। ठीक है, कैसे सुनिश्चित करवाते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे वो सब किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो वो पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होंगे। अपने जो भी डिसीजंस बनाएंगे, अपने जो भी एक्शंस करते हैं ना, वो किसके लिए आंसरेबल होंगे, उनको आंसर देना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना है।
रिप्रेजेंटेशन, कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्शन ये इंश्योर करता है कि जो सोसाइटी है ना, सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो उनकी जो भी कास्ट हो, चाहे वो जिस भी जेंडर के हों, चाहे वो जो भी क्रीड के हों, ठीक है, उन्हें गवर्नेंस में उनकी वॉइस होती है। ठीक, जितने भी लोग हैं सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खाली एक नहीं, तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी आता है। चॉइस ऑफ लीडरशिप में क्या बताते हैं कि दे प्रोवाइड वोटर्स विद मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज लीडर्स हु अलाइन विद देयर एस्पिरेशंस। लीडरशिप की चॉइस देता है कि वोटर्स को ये चॉइस मिलती है, एक ढेर सारे ऑप्शंस रहते हैं कि कौन सा लीडर है ना उनकी एस्पिरेशंस, कौन उनकी महत्वाकांक्षाओं के साथ में जाता है या उनके लिए रूल्स बनाता है, उनके लिए रेगुलेशंस उनके लिए है, उनके लायक है। तो ये लोगों को इससे इलेक्शन से ही मिल पाता है। अदरवाइज अगर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर कोई भी आता, कोई भी पॉलिसीज़ बनाता और लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता। रेगुलर असेसमेंट, असल में क्या होता है ना, एक पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, कुछ टाइम ड्यूरेशन पे फिर से दोबारा इलेक्शंस होते हैं। तो ये सिटीजन्स को बनाता है कि वो इनइफेक्टिव और लीडर्स जो गवर्नमेंट्स हैं उनको क्या कर सके, चेंज कर सके, ठीक है, और उनका मूल्यांकन कर सके कि ये जो लीडर है हमारा वो अच्छे से काम करने लायक है या नहीं, क्योंकि वो उसको देखते हैं, असेस करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट अगर में अच्छा काम कर रहा होता है तो वापस उसे वही लीडरशिप प्रोवाइड करवा देते हैं, और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा होता है तो वापस उसको चेंज कर देते हैं। What makes an election democratic? इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बना, डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं? तो इलेक्शन, पहली बात तो इलेक्शंस को क्या करना पड़ता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने होते हैं, एकदम साफ सुथरे से इलेक्शन। ये जो कंडक्टेड है ना विदाउट बायस, किसी इसमें बायस नहीं होना चाहिए, कोएर्सन नहीं होना चाहिए और मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, किसमें, इलेक्शंस में, है ना। बायस्ड क्या होते हैं कि कभी पक्षपात जिसे कहते हैं हम लोग, कोएर्सन किसी के ऊपर दबाव डालना या फिर किसी को बहकाना, तो ये सारी चीज़ें इलेक्शंस में नहीं होनी चाहिए। एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट शुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ना उनके कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो कैंपेन कर सके। ऐसा नहीं कि जो पॉलिटिकल पार्टी रूल में है या पावर में है सिर्फ वही कैंपेन कर सकती है, बाकी सबको नहीं। तो सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वल कैंपेनिंग का राइट मिलना चाहिए और सबकी पहुंच वोटर्स तक होनी चाहिए। Voter must be able to make their choice freely without fear and undue influence। किसी के प्रभाव में पड़ के, किसी के उसमें अपनी जो चॉइस है ना वो फ्रीली उनके काम के बेसिस पे उन्हें दें, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के पॉइंट है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या है इसका रोल कि जितने भी सिटीजन्स हैं 18 अबव उन्हें हम एडल्ट मानते हैं, तो ये है कि इनको राइट करने का वोट होना चाहिए। और हम बस यही देखेंगे कि खाली वो 18+ हो, यानी एडल्ट हो। कोई भी हम उनकी कास्ट नहीं देखने जा रहे, कोई रिलीजन नहीं देखने जा रहे, उनका कोई जेंडर नहीं देने जा रहे, कोई इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखने जा रहे। अमीर गरीब, ऊंची जाति नीची जाति, और जितनी भी मतलब जो भी हम एक स्टीरियोटाइप्स बनाए होते हैं उनके रिगार्डलेस हम बस यही देखेंगे कि अगर 18+ है इंसान तो वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। तो इससे क्या होता है ना, इंक्लूसिविटी आती है, लोगों का समान पार्टिसिपेशन होता है इलेक्टोरल प्रोसेस में, जो भी ये इलेक्शंस होते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में। यूनिवर्सल सफ्राज स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी बाय गिविंग एवरी इंडिविजुअल एज अ वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। तो यूनिवर्सल सफ्राज करता क्या है, तो डेमोक्रेसी को देता क्या है ये, तो एक इंडिविजुअल वॉइस देता है। जो भी डिसीजंस मेकिंग होती हैं या फिर डिसीजन बनाते हैं लोग, उनको एक वॉइस देता है यूनिवर्सल सफ्राज, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी इन वोटिंग, लोगों की इक्वालिटी क्या होती है, मतलब एक इक्वालिटी भी समझ में आती है जब वोटिंग करते हैं हम लोग। तो कैसे आती है, तो सारे जो वोटर्स हैं ना उनके पास सेम वेट होता है, इंश्योरिंग फेयरनेस। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास एक वोट है उसने डाली तो उसकी वोट को आधा ही माना जाएगा, जैसे कि अदर कंट्रीज़ में होता है, वैसा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एस्टोनिया और फिजी का एग्जाम्पल हमने देखा होगा पहले वाले चैप्टर में। नो वोटर इज प्रिविलेज्ड ओवर एन अदर, किसी भी वोटर को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाएगा दूसरे के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। ठीक, यही है इसका प्रिंसिपल, यानी कह सकते हो कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है हमें, ठीक है, भेदभाव से बचाता है, और इसीलिए हमें क्या करता है, सिटीजन्स में इक्वालिटी देखने को मिलती है। इलेक्शंस की प्रोसेस की बात करें कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इलेक्शन कमीशन एंड इट्स रोल। इलेक्शन कमीशन एक पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब संविधान में इसका जिक्र है, और ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब इसके ऊपर
कोई किसी का रोल नहीं है, रूलिंग पार्टी का कोई भी रोल नहीं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है कैसे, जुडिशरी की तरह। जितना हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है उतना ही ये भी इंडिपेंडेंट है। और ये सारी देख रेख करता है किसकी, इलेक्शन, जितने भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में उनकी। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाता है और बहुत सारे लागू करता है, क्या स्ट्रिक्ट रूल्स को और गाइडलाइंस को लागू करके बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ सुथरा इलेक्शंस करवाता है। जितनी भी प्रोसेस होती है उसकी देख रेख करता है, जहाँ तक कि वोटर का रजिस्ट्रेशन से लेके जब तक रिजल्ट्स नहीं अनाउंस हो जाते तब तक ये सारी प्रोसेस को मॉनिटर करता है। बात करें तो स्टेप्स इन इलेक्शन प्रोसेस की, कैसे कैसे हमारे यहाँ इलेक्शन प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन में क्या होता है, कैंडिडेट्स अपनी पेपर्स को फाइल करते हैं कंटेस्ट करवाने के लिए इलेक्शन। उसमें ये अपनी कुछ जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इसमें ये अपनी प्रॉपर्टी, एजुकेशन और क्रिमिनल चार्जेस का पूरा ब्यौरा देते हैं। ठीक है, ये नॉमिनेशन के टाइम पे ही हो जाता है और इसको क्या किया जाता है ना, पब्लिक कर दिया जाता है आजकल, ताकि लोग अपना जो है ना वो डिसीजन अच्छे से ले पाए। तो सबसे पहले नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन में क्या किया जाता है, कुछ सिक्योरिटी जो है डिपॉजिट भी करवा लिया जाता है, लगभग 25,000 रुपये इनसे जमा करवा लिए जाते हैं। 25,000 रुपीज़ एज ए सिक्योरिटी इनसे जमा करवा लिए जाते हैं, तब इनका नॉमिनेशन फाइल होता है। फिर कैंपेनिंग का काम स्टार्ट होता है। कैंपेनिंग क्या होती है कि जितने क्या होते हैं ना, रैलीज होती हैं, स्पीच होती हैं या एडवर्टीजमेंट होती हैं, यहाँ सब क्या होता है, कैंपेनिंग का काम होता है। यहाँ पे ये वोटर्स तक पहुँचते हैं और क्या करते हैं ना, अपनी आवाज़, अपनी बातें, अपनी पॉलिसीज़ लोगों को समझाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, या फिर एक कह सकते हो कि बताते हैं, प्रोमिसेस करते हैं कि आप हमें अगर वोट करोगे तो हम अच्छे काम करेंगे। इस तरीके की चीज़ें करते हैं हम। वोटिंग करवाई जाती है। फिर वोटिंग में क्या किया जाता है कि जो लोग हैं ना वो ईवीएम से जाकर वोट करते हैं या फिर बैलेट पेपर के थ्रू। हालांकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज़ किया जाता है, जिसके साथ वीवीपैट भी होता है, वेरीफिएबल वोटर पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें क्या होता है ना, 7 सेकेंड तक आपको दिखाया जाता है एक पेपर के फॉर्म में कि आपने किसको वोट किया हुआ है। ठीक है, काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोटों की गिनती होती है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली बताया जाता है कि विनर कौन है, कौन जीता है। ऐसे में जब वोटिंग होती है या फिर काउंटिंग होती है तो दोनों जगह पे क्या होते हैं ना, बूथ पे लोग बैठे होते हैं, एजेंट बैठे होते हैं, किसके, उस कैंडिडेट के। तो इससे क्या होता है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में है कि नहीं इसका पता चल पाए। रिजल्ट्स आ जाते हैं। रिजल्ट्स के साथ जिनके पास मेजॉरिटी होती है वोट्स की, जिनके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कर देते हैं, जीत मतलब घोषित कर देते हैं कि वही पार्टी जीत गई है। मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट, पार्टी या फिर जो ज़्यादा सीट जीतेगी वो पार्टी विनर होगी और जो ज़्यादा वोट्स लेगा वो एमपी या फिर एमएलए, जिस भी इलेक्शन हो रहा, जो भी जनरल इलेक्शन हो रहा होगा, वो वोट से डिसाइड्स होगी। ठीक है, मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, तो एक ऐसी सेट ऑफ गाइडलाइन है जो कि इलेक्शन कमीशन क्या करती है, जारी करती है, ताकि वो जो कैंडिडेट्स हैं उनके बिहेवियर को क्या कर सके, उनका विनियमन कर सके, यानी उनको रेगुलेट कर सके, और पार्टीज़ को भी कि आप ये काम करना है आपको नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत सारा पैसा उड़ा देते हैं। हमने देखा था कि अभी 25 लाख तक हम क्या कर सकते हैं लोकसभा में, और 10 लाख तक विधानसभा में हम क्या कर सकते हैं, इसको खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में करवाया जाता है। इंश्योर्स एथिकल कैंपेनिंग, जो एथिकल कैंपेनिंग है, जैसे कि हम किसी पूजा करने वाले स्थान को, पूजा स्थल को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंट्स मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज, हम गवर्नमेंट चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकते, जैसे गवर्नमेंट की कार्स हो गई, गवर्नमेंट टेलीफोन्स हो गए, कुछ भी चीज़ें हम नहीं यूज़ कर सकते। प्रमोट फेयरनेस, इससे क्या होती है ना, फेयरनेस प्रमोट करता है। और आपको ये भी पता होगा कि जब एक बार इलेक्शंस अनाउंस्ड हो जाते हैं ना, तो फिर गवर्नमेंट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं डाल सकती है, फिर गवर्नमेंट बस वहीं तक सीमित हो जाती है, बस एक नाम भर की गवर्नमेंट रहती है। प्रोहिबिट्स हेट स्पीच, तो ये कहती है कि अगर किसी को ज़्यादा हेट स्पीच, ऐसी हेट स्पीचेस भी नहीं देना है। ब्राइबरी को मना कर देती है, किसी को रिश्वत दे के वोट नहीं लेना है। या फिर वोटर इंटिमिडेशन, क्या होता है, वोटर को डराना धमकाना भी नहीं होता है।
टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कितने टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी होती क्या है? एक एरिया होता है जिसमें क्या होते हैं, पीपल की जो पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग इस एरिया को डिवाइड किया जाता है। हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो नेशनल लेवल पे होती है जब लोकसभा का चुनाव होता है, और ये हमारी स्टेट लेवल पे होती है जब विधानसभा का चुनाव होता है। हालांकि पढ़ते हैं इसमें लोकसभा और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दो टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। लोकल बॉडी की भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जिन्हें हम वार्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लोकल बॉडीज़ को किस में करते हैं? हम वार्ड्स में। और जो पंचायत वाली होती हैं उसको विलेजेस में हम क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ भी हमारे क्या होते हैं? जनरल इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हम इसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारी दो टाइप की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो है लोकसभा एंड विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब अगर यहाँ से कोई जीतता है तो क्या बनता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 MP फॉर नेशनल लेजिस्लेचर। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक MP चूज करता है। हमारे यहाँ जो है ना वो 543 क्या है? MPs का प्रोविज़न है। विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो जो भी है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है। MLAs कहाँ से बन के जाते हैं? तो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम कहते क्या है? स्टेट असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? शेड्यूल्ड कास्ट की होती हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की होती हैं। अब आप ये बताना कहीं से भी खोज के, या फिर आपको जो मैंने एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है उसका मैं लिंक दे रही हूँ वीडियो में, आप क्या करते हो वहाँ से देख के बताना कि कितनी सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं और कितनी सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में। Certain constituencies are reserved for candidates belonging SC, ST to ensure their political representation. तो बहुत सारी चीज़ों को ना SC और ST के लिए इंश्योर किया गया है ताकि वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर पाए। अगर ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी, अगर इन्हें नहीं रखा जाता समाज में तो होता क्या कि ये अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं कर पाते। दीज रिजर्वेशंस प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी इन इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये रिजर्वेशंस ना एक सोशल जस्टिस प्रमोट करते हैं और समानता करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस जो भी होती है। रिजर्व सीट्स रोटेट पीरियडिकली टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रॉस रीजन। तो ये रिजर्व करती हैं सीट्स जो कि रोटेट करती हैं कि पीरियडिकली एक टाइम टू टाइम होती हैं ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सबको बराबर मौका मिल सके हर रीजन में। जैसे रिजर्व सीट्स है, आज यहाँ से रिजर्व सीट है, इस बार ये सीट रिजर्व है, ये सीट रिजर्व है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब ये अलग अलग बार होता है। अगर हमने देखा किसी में कि नहीं हो रहा है तो वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कहाँ पे वो है हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ़ायदा क्या होता है? पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन से अकाउंटेबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वर्कर्स है ना वो इफिशिएंटली काम करें, ताकि वो अच्छे से काम करेंगे तभी उनको नेक्स्ट में क्या मिलेगा? इलेक्शन में जो है वोट्स मिलेंगे। चॉइस फॉर वोटर्स की चॉइस क्या होती है? तो ये मल्टीपल कैंडिडेट्स उनके सामने होते हैं जिससे वोटर्स को बेस्ट सूटेड रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये भी इनके लिए क्या होता है? बेनिफिट्स होते हैं। इनकरेज पार्टिसिपेशन, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट को लाता है कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट ना वो पॉलिटिक्स में आए और ये लोग इसमें एंगेज हों। इनोवेशंस इन पॉलिसीज़, जितनी ज़्यादा पार्टीज़ होगी एक दूसरे से अच्छा करने के लिए ना वो अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बताएंगी, अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस लाएंगी पब्लिक के लिए, जिससे कि इनडायरेक्टली जो है ना पब्लिक का वो प्रॉफिट होता है। इश्यूज़ क्या क्या है यहाँ पे देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कंपटीशन, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है कि इसमें डिवीज़न आ जाता है सोसाइटी में, जैसे लोग एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो जाती है, कास्ट के नाम पे एक दूसरे से लड़ सकते हैं, रिलीजन के नाम पे अलग हो सकते हैं या रीजनल लाइन्स के नाम पे अलग हो सकते हैं। फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, और ये लोग फोकस करते हैं शॉर्ट टर्म गोल पे, जैसे पॉपुलिस्ट मेजर्स ओवर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। पॉलिटिशियंस जैसे कि है ना कि कह सकते हैं कि हम एक शॉर्ट टर्म गोल्स को बनाते हैं और उस ताकि लोगों को टारगेट कर सकें और जल्दी से क्या कर सकें, लोगों की समस्या सुलझाकर हम क्या कर सकें, यहाँ पर वोट्स हासिल कर सकें। निगेटिव कैंपेनिंग, कई बार निगेटिव कैंपेनिंग हो जाती है, जैसे कि वो सामने वाली पार्टी की कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म कर देते हैं, निंदा कर देते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा एलिगेशन इल्ज़ाम लगा देते हैं, मडसलिंजिंग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ते हैं जब भी पार्टीज़ की बात आती है। मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ हो जाता है। एक्सेसिव फोकस ऑन विनिंग कैन लीड टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक लिबर्टी एंड मैनिपुलेशन, तो यहाँ पे रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। हाउ कंपटीशन प्रोवाइड्स चॉइस टू वोटर्स, कैसे जो कंपटीशन है ना वो प्रोवाइड करवाते हैं, वोटर्स को चॉइस प्रोवाइड करवाते हैं। तो वोटर्स कैन चूज फ्रॉम डाइवर्स कैंडिडेट्स एंड आइडियोलॉजीज, तो
कैसे कंपटीशन जो है वो वोटर्स को चॉइस देता है। तो ये कर सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजीज होती हैं, सबकी विचारधारा होती हैं, उसमें से वो किसी एक को चुन सकते हैं क्योंकि सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं होती है। और इंश्योर्स दैट नो सिंगल पार्टी और इंडिविजुअल डोमिनेट्स द पॉलिटिकल सिस्टम। और इससे ये होता है कि कोई भी सिंगल पार्टी ना किसी को डोमिनेट नहीं कर सकती, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक है। promotes the idea of participative democracy where voters influence governance directly। तो एक ऐसा आइडिया देती है जिसमें डेमोक्रेसी ना क्या करती है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है कि गवर्नेंस करने का काम कौन करेगा, तो वोटर्स करेंगे। इलेक्शन कैंपेन्स की बात करें, क्यों होते हैं, पर्पस क्या होता है, किस तरीके से होता है कैंपेन्स का। तो पर्पस ये होता है कि वोटर्स को इन्फॉर्म करना अपनी पॉलिसीज़ के बारे में। बिल्ड सपोर्ट, क्रिएट अ कनेक्शन विद इलेक्टोरेट, ताकि एक अपना सपोर्ट बना सकें और अपना कनेक्शन किसके साथ, जो इलेक्टोरेट है मतलब जो वोटर्स कर रहे हैं उनके साथ अपना एक कनेक्शन बना सकें। हाईलाइट डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्पिटिटिंग पार्टीज, डिफरेंस बताते हैं किसके बीच में, कॉम्पिटिटिंग पार्टीज़ के बीच में डिफरेंसेस बताते हैं। मेथड्स कि हम कैसे उनसे अलग हैं और हम कैसे उनसे बेटर हैं। मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो पब्लिक रैलीज करते हैं, स्पीचेस देते हैं, डोर टू डोर जाके क्या करते हैं, लोगों से वोट जो मांगते हैं हाथ जोड़कर। मीडिया एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवीज़ वगैरह पे, रेडियो वगैरह पे अपने इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं। यूज़ ऑफ पोस्टर्स, बहुत सारे पोस्टर्स छपवाते हैं, बैनर्स लगवाते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर क्या करते हैं, अपना प्रचार करते हैं। लिमिटेशंस ऑन कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर, तो किस में खर्चा क्या हो जाता है, तो लिमिट है कि इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हो। वेल्दियर कैंडिडेट्स, जितने ज़्यादा पैसे वाले हैं उनको अनफेयर एडवांटेजेस से बचाने के लिए, ताकि क्योंकि इसकी लिमिटेशन लगा दी जाती है। वायलेशंस कैन रिजल्ट इन पेनाल्टीज और डिस्क्वालिफिकेशन, अगर ज़्यादा करते हैं ये लोग, ज़्यादा खर्चा करते हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कैसे कैसे इश्यूज आते हैं, तो डेवलपमेंट प्रोमिसेस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। डेवलपमेंट के प्रोमिस किए जाते हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, एजुकेशन अच्छी कर देंगे, हेल्थ केयर अच्छी करवा देंगे। गवर्नेंस के बारे में बात की जाती है, जैसे करप्शन खत्म कर देंगे, ट्रांसपेरेंसी ला देंगे और एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी अच्छी कर देंगे। सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि इक्वालिटी आएगी, जस्टिस आएगी और जितनी माइनॉरिटी हैं जो लोग हैं उनकी राइट्स की भी बात होती है। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी की बात होती है, जॉब बढ़ा देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, वेलफेयर स्कीम्स ले आएंगे, ऐसे कुछ ये गोल्स पे बातें करते हैं। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में है क्या, तो मिसयूज़ ऑफ मनी होता है, मसल्स पावर का ज़्यादा यूज होता है। जैसे मनी पावर हो गया तो ब्राइबरी होती है, यहाँ पे ज़्यादातर खर्चा ब्राइबरी पे होता है, कैंपेन्स में ज़्यादा खर्चा होता है और वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। मसल पावर, ज़्यादातर पावर का यूज़ किया जाता है लोगों को धमकाने में, हिंसा करने में और लोगों को मैनिपुलेट करने में। रोल ऑफ मीडिया इन इन्फ्लुएंसिंग वोटर, मीडिया कैन शेप पब्लिक ओपिनियन थ्रू बायस्ड रिपोर्टिंग और सेलेक्टिव कवरेज। तो मीडिया क्या करती, कभी कभी किसी को एक बायस पक्षपात होकर रिपोर्टिंग करने लगती है, किसी की अच्छाई किसी की खराबी बताने लगती है। पेड न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंपेन्स मिसलीड वोटर्स, जो पेड न्यूज़ होती हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन देती हैं कैंपेन्स को, ताकि वो मिसलीड कर रही हैं वोटर्स को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एम्पलीफाई प्रोपेगेंडा क्रिएटिंग इको चैम्बर्स। करप्शंस एंड बायस, ये करप्शन जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिटिशियंस में यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर पर्सनल कैंपेनिंग, जो पॉलिटिशियंस हैं कभी कभी वो पर्सनल कैंपेन्स के लिए गवर्नमेंट का यूज़ कर लेते हैं जो पार्टी रूल में होती है। इलेक्टोरल ऑफिशियल्स प्रोफेसर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और मैनिपुलेटेड, जितने भी इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनको कई बार इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है और मैनिपुलेट करके क्या किया, बहका के अपने उसमें पक्ष में ले लिया जाता है। बायस इन कैंडिडेट सिलेक्शन एंड फेवरेटिज्म इन वोट काउंटिंग अफेक्ट फेयरनेस, तो कभी कभी क्या होता है वोट काउंटिंग में भी जो है वो फेयरनेस अफेक्ट कर जाती है, बायस लोग होते हैं जो काउंटिंग कर रहे होते हैं। रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है NCI की, तो सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल एंटायर इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, जितनी इलेक्शन प्रोसेस होती है इंडिया में उसको सुपरवाइज करते हैं। प्रिपेयर करते हैं अपडेट इलेक्टोरल रोल्स बताया था आपको कि एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं जिसमें कि क्या करते हैं ना, वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है। वोटर्स कैन पार्टिसिपेट, इन्फोर्सेस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सुनिश्चित करवाते हैं ताकि इन इलेक्शंस के दौरान डिसिप्लिन बनी रहे। डिस्क्वालीफाइज कैंडिडेट हु वायलेट्स इलेक्शंस लॉज और इंगेज करप्ट प्रैक्टिसेस, तो सारे डिस्क्वालीफाई कर देते कैंडिडेट्स को जो भी कोई भी इलेक्शन का रूल्स को क्या कर रहा होता है, उल्लंघन कर रहा होता है या फिर कोई करप्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है, भ्रष्टाचार की प्रैक्टिस कर रहा होता है।
ऑर्गेनाइज बाय इलेक्शंस एंड इंश्योर्स, जो बाई इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस क्या होते हैं, तो जो कहीं पे वैकेंसी जो सीट्स खाली हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे डेथ हो जाती है या फिर जो एमपी एमएलए है वो रिज़ाइन कर देते हैं, तब ऐसे में क्या होते हैं, वहाँ के लिए वापस से चुनाव करवाए जाते हैं और इनको क्या कहते हैं, बाई इलेक्शंस। तो स्मूथ और ट्रांजिशंस ऑफ आफ्टर वैकेंसीज, ठीक, तो एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है वैकेंसीज पे। मेजर्स टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या क्या करवाते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती है, सारे के सारे खर्चे को देखते हैं, कितना खर्चा लग रहा है, कितने लोग मनी यूज़ कर रहे हैं, कोई अनएथिकल काम तो नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती है कि सारे के सारे जितने नॉमिनेशन है, वोटिंग है या फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन है, उसका सीधा प्रसारण करते हैं या फिर मीडिया के थ्रू किसी भी तरीके से सबको पता होता है। वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं जिससे लोग अपना एजुकेटिंग सिस्टम अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसे टाइम पे क्या करते हैं ये लोग, बहुत सारे कैंपेन्स चलाते हैं जिसमें लोगों को कहते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोटिंग करना। डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेंट करते हैं ताकि वायलेंस ना हो कहीं पर और पीस जो शांति है वो बनी रहे इलेक्शंस के दौरान। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स का कैसे यूज़ करवाते हैं, तो इन्होंने क्या करवाया है, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किया है, ईवीएम्स को लाया है। प्रिवेंट्स इश्यूज लाइक इनवैलिड और टैम्पर्ड वोट, जो ये क्या कहते हैं, पहले के टाइम पे ना कुछ ऐसे होते थे जो कि अगर डेथ हो गया है तो उनको वापस से अभी हटाया नहीं जाता है वोटर से और उनके नाम पर वोट दे दी जाती है या कई फर्जी वोट्स बनाकर डाल दिए जाते थे। दैट्स उसको रोकने के लिए अब हमारे पास ईवीएम है। तो ये क्या करता है, इनवैलिड और टैम्पर्ड वोट को रोकता है। सिंप्लीफाइज द काउंटिंग प्रोसेस, और काउंटिंग प्रोसेस इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो जितनी मैनुअल एरर्स थी, मतलब गिनने में वोट गलती हो जाती थी, उसको ये सब काम गलत हो गया, मतलब हट गया है। अब हमारे पास है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये क्या करता है, ईवीएम में फिजिकल रिकॉर्ड वोट करता है, जितनी भी वोट्स हैं उनको फिजिकली भी रिकॉर्ड करता हुआ चला जाता है। कहाँ से, वीवीपैट से। इसमें एक बताया ना कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक कागज़ में हमें 7 सेकंड तक दिखाई देती हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वोटर चॉइसेस, कास्ट एंड रिलीजन, सोसाइटी आइडेंटिटी प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग प्रेफरेंसेस। तो वोटर बिहेवियर तो कास्ट एंड रिलीजन के बेस पे है, ठीक। जेंडर के बेस पे भी कई बार क्या करते हैं, जो विमेन हैं वो अवेयरनेस दिखाती हैं, एम्पावरमेंट दिखाने के लिए इम्प्रेस होती हैं। और फिर इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग भी होते हैं, अमीर गरीब वाले लोग होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक, कि किसके प्रति जा रहे हैं लोग, किधर जा रहे हैं। वोटर टर्न आउट ट्रेंड्स, ठीक है, एक वोटर टर्न आउट ट्रेंड्स होता है जिसमें ये दिखाते हैं कि कौन से जो लोग हैं ना वो ज़्यादा वोटिंग प्रोसेस में हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो अर्बन रीजन्स में है ना वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। और यूथ जो है ना वो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स होते हैं वो एक क्रूशियल डेमोग्राफिक होते हैं बट शो लोअर टर्नआउट, लेकिन ये बहुत कम वोट करते हैं। ये भी जो होते हैं नए नए होते हैं, कभी बहुत कम करते हैं। इंक्रीज अवेयरनेस कैंपेन्स हैव हेल्प्ड इम्प्रूव ऑल ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट्स। तो ये जो कैंपेन्स होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स, ये पार्टिसिपेशन रेट्स को बढ़ाते हैं। रिफॉर्म्स इन इलेक्टोरल सिस्टम, कैसे रिफॉर्म्स हो सकते हैं, तो इंश्योर्स इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस। एड्रेसिंग चैलेंजेस लाइक करप्शंस को, बायस, पक्षपात को और पैसे के जो प्रभाव को है, मसल पावर को है, इसको कम कर दिया गया है जिससे कि ये सुधार हुए हैं। इन्हांसेस वोटर कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ्स डेमोक्रेसी, जो वोटर का कॉन्फिडेंस है उनको लेके कि हाँ हम जिसको चुनेंगे वही हमारा क्या बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी, इससे डेमोक्रेसी ज़्यादा बढ़ रही है। सजेस्टिंग ऑफ इम्प्रूविंग इलेक्शन प्रोसेस की क्या सजेशंस हैं, स्ट्रॉन्गर लॉज, और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज, हमें पेनाल्टीज़ वगैरह जैसे है, कोई भी अगर गलत काम कर रहा है, जैसे ब्राइबरी अगर कोई देते हुए पकड़ा गया तो इससे अच्छी खासी पेनाल्टी ली जाए। पेड न्यूज़ दे रहा है, मतलब किसी न्यूज़ को फैलाने के लिए वो पैसा दे रहा है, तब उससे पेनाल्टी ली जाए। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उसके लिए भी इनसे क्या ली जाए, पेनाल्टी ली जाए, तभी क्या हो जाएगा, इलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सुधर जाएगा। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। ऑडिट्स हो पार्टी के फाइनेंसेस की, कितना फाइनेंस वो खर्चा कर रहा है, कैंडिडेट एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हो रहा है, ज़्यादातर इसकी वो जो सूचना है वो दी जाए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, तो यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन और अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज टू इंश्योर टैम्पर प्रूफ सिस्टम्स, ठीक, जो गलत चीज़ें हैं
उनको ज़्यादातर टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो गलत चीज़ें, फर्जी चीज़ें, उनको रोका जाए। इंक्लूसिव वोटिंग, ठीक, और बेटर फैसिलिटीज़ दी जाए डिसेबल्ड्स के लिए, ताकि जो डिसेबल्ड हैं वो वोटिंग बूथ की जगह घर से ही किए जाए। और इस बार किया भी गया, ऐसा एक पोर्टल बनाया गया जिसमें कि जो डिसेबल्ड हैं, एल्डरली लोग हैं जो वोटिंग बूथ तक नहीं जा सकते, वो ऑनलाइन वोटिंग कर सकते थे। इलेक्शन फंडिंग रिफॉर्म, इलेक्शन के जो फंड्स हैं, कैपिंग डोनेशन टू रिड्यूस अनड्यू इन्फ्लुएंस बाय कॉरपोरेशंस, ठीक है, तो कॉरपोरेशंस के थ्रू जो फंडिंग वाला काम है वो भी थोड़ा कम किया जाए। केस स्टडी और एग्जांपल की बात कर लें तो हमें क्या है, सिग्निफिकेंट इलेक्शन और इंसिडेंट। तो एग्जांपल के लिए बात कर लें 2014 के जनरल इलेक्शंस जो हुए थे इंडिया में, तो इसमें क्या है, लार्जेस्ट वोटर टर्न आउट जो था वो था लगभग 66% लोगों ने वोट किया था। सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन्स ने बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले किया था। फोकस किस पे था, डेवलपमेंट पे, गवर्नेंस, इन्फ्लुएंस्ड वोटर बिहेवियर पे, ठीक, इन सारी चीज़ों पर था। और हाईलाइटेड इश्यूज़ लाइक इम्पैक्ट ऑफ मनी पावर एंड द रोल ऑफ मीडिया। हाईलाइटेड जो इश्यूज़ थे वो थे कि इम्पैक्ट ऑफ मनी पावर, कितना मनी पावर का इम्पैक्ट है, और रोल ऑफ मीडिया कितना ज़्यादा है। डिमॉन्स्ट्रेटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन इन मेंटेनिंग ऑर्डर ड्यूरिंग लार्ज स्केल इलेक्शंस। इतने बड़े बड़े इलेक्शंस जो होते हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी दिखाई गई, ज़रूरत जो चीज़ें थी वो इलेक्शन कमीशन ने दिखाई। दिस केस एम्फसाइजेस द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन यूजिंग इंश्योरिंग अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अगर एक अच्छी बढ़िया वाली डेमोक्रेसी चाहिए तो ये दिखाता है कि कितना बढ़िया जो रोल है ना वो प्ले कर रहा है कौन, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आई होप ये जो आपको वीडियो है वो समझ में आई होगी, और ये वाला जो आपको चैप्टर है वो एकदम दोरली आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो दे देती हूँ, उससे आप समझ लेना लाइन वाइज लाइन को। और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको क्या करने हैं ना, इसमें ऐड कर लेने हैं, अगर आप ऐड कर पाते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये नोट्स आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप इसे पढ़ते हो तो एक पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग करने में आपको काफ़ी अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड तब तक के लिए गुड बाय।